अब चलेगा हमारा चैप्टर 4 और धारा है 76 से लेकर के 106 तक। चैप्टर 4, हाँ, साधारण अपवाद। सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक हमारी सेक्शन है। टोटल सेक्शन है 31। एक तो प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लेते हैं कि चैप्टर 4 में टोटल सेक्शन कितनी है, तो टोटल सेक्शन 31 है। ये चीज़ आपको याद रखना। चैप्टर 4 क्या है? जनरल एक्सेप्शन है इसके अंदर, जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, और ये आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पर्पज से ही बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर है। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है 76 से और खत्म होता है सेक्शन 106 पर। टोटल 31 सेक्शन है क्या इसके अंदर? साधारण अपवाद है, ठीक है ना। साधारण अपवाद का मतलब है कि यहाँ पर मिंसरिया नहीं होती किसी व्यक्ति की, समझ गए ना। जैसे 7 साल से कम आयु का बच्चा है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसके द्वारा क्या कार्य अपराध होगा ही नहीं। अगर 2 साल का बच्चा किसी को जहर खिला दे, 3 साल का 4 साल का बच्चा जहर खिला दे, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि गिल्टी माइंड होता ही नहीं उसका। तो सभी सेक्शन इस तरह की बात करेंगे 76 से लेकर के 106 तक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले कि चैप्टर जो 4 है, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक की जो ये धाराएं हैं, ये आपके एक तो लोकल एक्ट और एक स्पेशल एक्ट, इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई होगी। वजह क्या है? वजह है सेक्शन 40, लेक्चर डाल रखा, देख लेना। सेक्शन 40 का पैरा नंबर 2 है, समझ गए ना। मैं ये कहना चाह रहा आपसे कि ये जितनी सेक्शन है, ये चैप्टर 4 जो आपका है, ये चैप्टर 4 आपका स्थानीय विधि और जो लोकल विधि है, आपके स्थानीय विधि और जो विशेष विधि है, इनके ऊपर भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस ये कैसा एक्ट हुआ? ये स्पेशल विधि है। एससी एसटी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट, ये भी स्पेशल एक्ट है आपका। ऐसे कोई लोकल विधि भी हो सकती है ना। अगर इन अधिनियमों के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो क्या इन सेक्शन का बचाव वो व्यक्ति ले सकता है? नहीं ले सकता है, समझ गए ना। तो सेक्शन 40 का पैरा नंबर 2 के अनुसार बचाव ले सकता है। क्यों? क्योंकि अपराध में आपके लोकल विधि और ये स्थानीय विधि ये भी आ जाएंगी, विशेष विधि ये भी आ जाएंगी। क्लियर है ना बात। जैसे सपोज दैट सेक्शन 82 क्या कहती है? आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए। सेक्शन 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है ना। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति, जैसे अफीम एक्ट है आपका, अफीम एक्ट में या एनडीपीएस एक्ट आपका हुआ, या सीएसटी एक्ट हुआ आपका, कोई सा भी एक्ट है, यदि एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा अफीम की तस्करी करता है, और सेक्शन 82 क्या कहती है? यह कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अफीम की तस्करी करेगा या इस तरह से कोई अवैध काम करेगा तो क्या होगा? वो अपराध होगा। तो क्या उस 5 वर्ष के बच्चे ने जो अफीम की तस्करी की, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं है? सेक्शन 82 का इंडियन पिनल कोड का बचाव यहाँ भी मिल जाएगा उस बच्चे को, बिल्कुल मिलेगा। सेक्शन 40 पढ़ लेना, मैं पढ़ा चुका बहुत डिटेल में। क्योंकि अपराध में जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर किसी बात को दंडनीय ठहराएगा, वो तो अपराध है ही। इसके अलावा सेक्शन 40 का पैरा नंबर 2 पढ़ लेना, स्थानीय विधि और लोकल विधि में भी ये चैप्टर आपके अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है स्थिति आपको? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 2 भागों में विभाजित कर रखा है मैंने यहाँ पे, ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। चैप्टर 4 जो है ये कहता है कि एक तो 70, इसमें 2 टर्म्स यूज की मैंने, एक तो एक्सक्यूजेबल और एक है जस्टिफाइड। 76 से लेकर के 95 तक की जो सेक्शन है वह है एक्सक्यूजेबल, क्षमा योग्य, क्षमा के योग्य है। और 96 से लेकर के 106 तक की जो धाराएं हैं वह है जस्टिफाइड, न्यायोचित कार्य होते हैं। 76 से और 95 तक तो ये कह रहे हैं यहाँ पर दुरास्य अनुपस्थित ही रहता है, गिल्टी माइंड नहीं होता, किसी व्यक्ति का कार्य को करते समय गिल्टी माइंड नहीं होता। जैसे रूल ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 81 क्या कहती है कि 500 लोगों को बचाने के लिए, मान लिया आप कैप्टन हो किसी नाव के, 500 लोग उसमें बैठे हुए हैं और उनको बचाने के लिए आपने एक छोटी नाव को टक्कर मार दी, 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। लेकिन इंटेंशन क्या थी? अपराध करने की नहीं ना, आपको नॉलेज तो थी, लेकिन इंटेंशन थी उन बहुत सारे लोगों की जान बचाने की इंटेंशन आपकी थी, तो आपने वहां कोई आपराधिक कार्य नहीं किया, क्योंकि गिल्टी माइंड नहीं था आपका वहां।
हालांकि नॉलेज तो आपको थी। तो दुराशय जो था ये एब्सेंस था, वहां पर मिन्सरिया नहीं थी। और जब मिन्सरिया ही नहीं हो, गिल्टी माइंड ही ना हो, तो वो अपराध होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के 76 से लेकर के 95 तक की जो धारा है ये किस बारे में बात करती है? ये कहती है यहां पर दुराशय अनुपस्थित होता है, अतः यहां अपराध नहीं बनता। और 96 से लेकर के 106 तक क्या है? यहां पर सेल्फ डिफेंस दिया गया है। 96 से लेकर के 10 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ना। जैसे कोई आदमी आपको गोली मारना चाह रहा, ठीक है, उसके गोली मारने से पहले क्या आप गोली लगवा करके तब बचाव करोगे अपना? नहीं ना। मतलब शूट आउट करने से पहले तो बचाव करेंगे, और बचाव करने में वो व्यक्ति मारा जाता है तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। एक आदमी तलवार उठा करके आपके पीछे भाग लिया, आपने पत्थर उठाया उसके सर में मार दिया, वो आदमी मर गया, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो जस्टिफाइड ये है 96 से लेकर के 106 तक। यहाँ क्या है? यहाँ पर किया गया कार्य अपराध तो होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उन्हें न्यायोचित मतलब जस्टिफाइड माना जाता है। कुछ परिस्थितियों में, वे परिस्थितियां कहाँ दे रखी है? वे दे रखी है सेक्शन 100 में, 103 में, है ना। जैसे कि 101 में सेक्शन 100 क्या कहती है? सेक्शन 100 यह कहते हैं कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में यदि सेक्शन 100 में उन परिस्थितियों को बताया गया जिनमें एक व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। जैसे कि ऐसा हमला जिससे कि युक्त रूप से यह आशंका हो अन्यथा इसका परिणाम मेरी खुद की मृत्यु होगी, तो आप उसे गोली मार दो, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो परिस्थिति आ गई ना यहाँ पे। इसी तरह से अगर कोई आदमी आपको ग्रीवियस हर्ट करता है तो ग्रीवियस हर्ट करने से पहले आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। इसी तरह से कोई आदमी रेप करने के आशय से हमला करता है तो रेप करने से पहले ही उसकी मृत्यु कारित आपके द्वारा अगर कर दी जाती है तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में बचाव मिल जाएगा। तो क्या करें? यहां पर किया गया कार्य अपराध तो होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, वे परिस्थितियां कहां लिखी हुई है? सेक्शन 100 में, 101 में, समझ गए ना, 103 में, वहां वे परिस्थितियां मेंशन है। उन कुछ परिस्थितियों में न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, इसलिए अपराध की श्रेणी से उनको बाहर रखा गया है। तो चैप्टर 4 की क्या स्ट्रेटेजी है वो हम देख के चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर सेक्शन 76 स्टार्ट होती है। 76 कहती है कोई बात अपराध नहीं है। कोई बात का मतलब क्या होगा? कोई एक्ट, कोई कार्य अपराध नहीं है। कब नहीं है अपराध? जो किसी व्यक्ति द्वारा, यहां व्यक्ति का मतलब क्या होगा? नेचुरल पर्सन, कंपनी तो नहीं होगी, समझ गए ना। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यहां व्यक्ति का मतलब आपके बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडल्ट आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। छोटे से लेकर बड़े तक सब आ जाएंगे, स्त्री भी आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, बाउंड बाई लॉ, तो वो कार्य अपराध नहीं होता। जैसे मजिस्ट्रेट किसी का वारंट जारी करता है तो वारंट पे वारंट के ऊपर पुलिस वालों के नाम लिखे होंगे, पदनाम भी लिखे होंगे उनके, समझ गए ना। तभी तो उनके पास पावर आएगी फला व्यक्ति को अरेस्ट करने की, नहीं तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा, आर्टिकल 21 का हनन हो जाएगा, जिसको बिना वारंट के अगर वे गिरफ्तार करके लाते हैं, है ना। तो क्योंकि कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना वारंट के अरेस्ट करने की उसके पास में पावर नहीं है तो वारंट लाना पड़ेगा उसको जाकर के मजिस्ट्रेट से। अब यदि मजिस्ट्रेट ने पुलिस वाले का नाम लिख करके वारंट उसको दे दे कि जाइए फला आदमी को गिरफ्तार करके लाइए, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए वो विधि द्वारा बाउंड हो गया। अगर वो उसको अरेस्ट कर लेता है तो उस पुलिस वाले ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है। बात समझे ना। अब आगे सेक्शन शुरू होगी, कह रहे कि अच्छा विधि का मतलब क्या होगा? वही आर्टिकल 13 में विधि को डिफाइन किया गया है, यहाँ ने डिफाइन किया, वहां डिफाइन कर दिया। विधि का मतलब होगा लेजिस्लेशन ने, संसद के द्वारा पारित एक्ट, स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा पारित एक्ट, वे भी विधि है। और आपका नियम, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, उपनियम, रूढ़ि, प्रथा, ये सब क्या होंगे? ये सब विधि है। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेशन या संसद ने कोई विधि बनाई और उस विधि में किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य लिखा और उस कार्य को करने के लिए वो बाउंड हो जाते हैं उस विधि के अनुसार, और उस कार्य को एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। समझे नहीं समझे? अब कह क्यों रहे ऐसी बात हम? सपोज दैट एक पुलिस वाला आपके पास में आता है आपको अरेस्ट करने के लिए, वारंट भी उसके पास में है, तो वो आपको अरेस्ट करने के लिए बाउंड बाई लॉ है ना। अब आप ये कहते हो साहब मेरा तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया,
मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, इसने तो अपराध कर दिया, इसने तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध हो जाएगा ना, आपने ये आरोप लगाया, तो उसको बचाव कहाँ मिलेगा, 76 का बचाव मिलेगा, क्योंकि वो उस कार्य को करने के लिए बाउंड बाई लॉ था। विधि कहती है उसको ऐसा करने के लिए, तो उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। बात स्पष्ट हुई आपको, पक्का ना। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है ना, जब फांसी की सजा दी जाएगी तो एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, उसका कार्यपालिका। सजा तो किसने दी, न्यायालय ने, और उसकी सजा का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, जेलर। समझ गए ना, जेलर उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब जेलर यदि उस व्यक्ति को फांसी से लटका देता है तो क्या जेलर ने कोई ऑफेंस किया, नहीं, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए वो विधि द्वारा बाउंड था, बाउंड बाई लॉ था, इसलिए उस व्यक्ति के द्वारा, उस जेलर के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। दो हिस्सों में सेक्शन है, दोनों हिस्से इसके समझते हैं। पहला हिस्सा हो चुका, दूसरा कहता है या से बाद में दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और कहते हैं जो तथ्य की भूल के कारण, विधि की भूल के कारण नहीं, जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा आबद्ध तो था नहीं, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये गलत विश्वास कर बैठा कि मैं इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाउंड हूं, तो भी उसके द्वारा क्या कार्य अपराध नहीं है। अब एक एक चीज को यहां डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। कह रहे जो तथ्य की भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण, तो यहां दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक तो होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, ये कॉमन लॉ पर आधारित है दोनों मैक्सिम जो मैं आपको बता रहा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तथ्य की भूल माफी के योग्य होती है, इंसान से तथ्य की भूल हो सकती है, लेकिन विधि की भूल माफी के योग्य नहीं होती कहीं भी। जैसे ही कोई अधिनियम बना, उसकी भूल कोई व्यक्ति करेगा, चाहे वो अनपढ़ है, गंवार है, उसको पता है नहीं पता, वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसने LLB कर रखी या नहीं करी, इस बात से मतलब ही नहीं है। चाहे वो समय जब देश में विधि आई वो था या नहीं था, इस बात से कोई मतलब नहीं है हमारा। उसका द्वारा किया गया कार्य आपराधिक होगा ही होगा, उसको विधि की भूल का कोई बचाव नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी वजह यह है इसके पीछे कि यदि कोई व्यक्ति विधि की भूल का बचाव लेते हैं तो न्यायालय कभी भी निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, वो न्याय प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा। वो इस बात को चेक करने में लग जाएगा क्या इसको विधि का ज्ञान था या नहीं था। सपोज दैट जैसे आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हो, पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, चालान काटते हैं, आप कहते हैं कि साहब मैंने तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा नहीं। या आपने चोरी की और जब आपके ऊपर चोरी का आरोप लगे, आप न्यायालय से ये कहते हो साहब मुझे तो कानून का पता नहीं, भारत का क्या है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता 378 और 379 क्या कहती है। तो कोर्ट किस चीज में लग जाएगा, इस चीज को डिसाइड करने में लग जाएगा कि क्या आपको विधि का ज्ञान था या नहीं था। तो ये प्रिजम्पशन है, हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विधि को जानता है, लेकिन तथ्य की भूल का क्या प्रभाव होता है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई आप कार्य कर दो तो वही प्रभाव होता है जो एक बालक के द्वारा किया गया कार्य होता है, जो पागलपन में किया गया कार्य होता है। लेकिन ये बचाव कब मिलेगा, तथ्य की भूल का, जब आपने गुड फेथ में काम किया हो। गुड फेथ में आप ये बिलीव कर रहे हो कि आप उसे करने के लिए बाउंड बाई लॉ हो, जबकि बाउंड बाई लॉ उस कार्य को करने के लिए आप नहीं थे। एक दो और दृष्टांत लेते हैं और फिर बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे सपोज दैट पुलिस वाले वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, राइट। और ए नाम का ये एक व्यक्ति, ये पुलिस वाले हैं, और ए नाम का एक व्यक्ति इसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं वारंट के अधीन, वारंट इनके पास में, राइट। ए नाम का ही एक दूसरा व्यक्ति और रहता है मोहल्ले में, अरेस्ट इसको करना था। दो चार से पूछे भी आकर के मोहल्ले में कि भाई साहब ए का मकान कौन सा है, सबने इशारा इस ए की ओर कर दिया, जबकि अरेस्ट करना था इसको। और सपोज दैट इसके भी पिताजी का नाम वही है इत्तेफाक से, और इसके भी पिताजी का नाम, इसका भी पिता का नाम यही है। बात समझ आ रही ना। झाड़ पिछोड़ करने के बाद भी पुलिस यही समझ पाई कि इसी को अरेस्ट करना। समझ के नहीं समझ, गुड फेथ में काम कर रहे हैं ना, सम्यक सतर्कता और ध्यान से कार्य करिए। सद्भावना को कहाँ डिफाइन किया गया, 52 में। सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य गुड फेथ में किया गया कार्य कहलाता है, अदरवाइज नहीं। तो क्या इन पुलिस वालों ने गुड फेथ में कार्य किया? बिल्कुल किया, क्योंकि मोहल्ले में आए और पूछा भी भाई ए का मकान कौन सा, कि पिताजी का नाम क्या है, कि पिताजी का नाम तो ये है, इशारा कर दिया इसकी ओर। एक दो से और पूछा, उन्होंने भी इशारा इसकी ओर कर दिया। अब ये गए और अरेस्ट कर लिया। समझ गए नहीं समझ गए? तो अगर और इसने कोई ऑफेंस किया नहीं था, जब कोर्ट में गए या अरेस्ट हुआ, थाने में जाकर के पता लगा कि ये वाला व्यक्ति नहीं बल्कि इस वाले एक को अरेस्ट करके लाना था।
बात समझे नहीं समझे? अब ये क्या करेगा, ये पुलिस वाले को, इसकी तो बदनामी होगी, ये पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दायर करेगा। ये कहेगा कि साहब मेरा तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, वो कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाने का। हाँ बिल्कुल, मानहानि भी हो सकती है। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने तो वंचित कर दिया इसकी दैहिक स्वतंत्रता से। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बात तो ये, दूसरी बात ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हुआ। तो क्या पुलिस वालों ने अपराध कर दिया? बिल्कुल नहीं किया। सेक्शन 76 का बचाव मिल जाएगा। 76 क्या कह रही कि इस कार्य को करने के लिए बाउंड बाई लॉ तो था नहीं, बल्कि इस वाले कार्य को करने के लिए बाउंड बाई लॉ था, जिसको अरेस्ट करना। अगर इसी को अरेस्ट करके लाते फिर तो ऊपर वाली लाइन में बचाव मिल जाता, जबकि अरेस्ट करना था इसको, कर लिया इसको, और गुड फेथ में काम भी किया उन्होंने। ऐसा नहीं सीधे गए और इसी को अरेस्ट करके लिया, ऐसा भी नहीं है, पूछताछ भी की, गुड फेथ में काम किया उन्होंने, है ना। और ये विश्वास कर रहे हैं कि हम इसी को अरेस्ट करने के लिए बाउंड बाई लॉ है, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ऐसा ही कर रहे। बात समझे नहीं समझे? तो नीचे वाली लाइन जो ये लिखी है कि या भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हैं कि वे उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो ऐसे पुलिस वाले के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है और 76 का बचाव पुलिस वालों को मिल जाएगा। बात समझे नहीं समझे? यदि पुलिस वाले गुड फेथ में काम न करते, इनको दोनों की नॉलेज होती, मान लिया फोटो भी है इनके पास में, है ना, पुलिस के पास में फोटो है इस ए का, और फिर भी इसको अरेस्ट करके ला रहे हैं जानबूझ करके, तो अब पुलिस वालों ने अपराध कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध कर दिया। समझे नहीं समझे? गिरफ्तार करके ले गए, इसके आर्टिकल, इस व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन कर दिया। क्लियर है बात आपको? विधि का उल्लंघन कर दिया पुलिस वालों ने। क्लियर है बात? अब भूल का मतलब क्या होगा, तथ्य की भूल का मतलब क्या है? कह रहे जो तथ्य की भूल के कारण, मैं फिर से रिवाइज करता हूं, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यदि ये पुलिस वाला इसी को ही अरेस्ट करता तो इस कार्य को तो करने के लिए तो विधि द्वारा बाउंड था ना, बाउंड बाई लॉ था ना। अगर इसको अरेस्ट ही कर लेता है तो भी आपराधिक कार्य नहीं है, लेकिन इसको अरेस्ट नहीं करके अगर इसको अरेस्ट करता है और गुड फेथ में इसको अरेस्ट करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये गलत विश्वास कर बैठता है कि मुझे इसी को अरेस्ट करना, तो क्या हो जाएगा? तो भी 76 का बचाव मिलेगा। अब स्थिति क्लियर है? बढ़ते हैं। जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल का कारण। अब भूल का मतलब है क्या? भूल का मतलब मात्र विस्मृति नहीं है, मेमोरी से निकल गया, ये नहीं होता भूल का मतलब। भूल का मतलब देखिए, यथार्थ तथ्य के बारे में त्रुटिपूर्ण विचार ही भूल कहलाती है। यथार्थ तथ्य के बारे में त्रुटिपूर्ण विचार भूल कहलाती है। जैसे सपोज दैट मेरे हाथ में ये पेन है ना, जबकि आप पेन समझ रहे हैं ना, इसको हो सकता है कोई वेपन हो, मैं यहां से खोलूं और चाकू अंदर से निकल करके आए, लेकिन आपने क्या विश्वास किया, है ना, त्रुटिपूर्ण विचार हो गए ना इसके बारे में। आप तो पेन ही समझ के चले, जैसे कैमरे आते हैं आजकल, चाकू भी आते हैं इस तरह के, ऐसे खोला अंदर से चाकू निकला, निब थी नहीं उसके अंदर, तो क्या है ये? आपने यथार्थ तथ्य के बारे में त्रुटिपूर्ण विचार कायम कर लिए। समझे नहीं समझे? यथार्थ तथ्य के बारे में त्रुटिपूर्ण विचार, ये भूल होती है। मैंने आपसे कहा भूल का मतलब मात्र विस्मृति नहीं है कि मेमोरी से निकल गया था कि इसको अरेस्ट करना या इसको अरेस्ट करना, वो बचाव नहीं मिलेगा। ये तो पुलिस वाले फिर तो किसी के पैसे लेकर कर किसी को अरेस्ट कर लेंगे में, समझ गए ना। तो यथार्थ तथ्य क्या था? इसको अरेस्ट करना, और त्रुटिपूर्ण विचार आ गए, त्रुटिपूर्ण विचार हो गए ना उनके, एरर आ गया ना विचार में उनके, तो ये क्या होगा? ये भूल होगी। और देखिए, अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण वे किसी अनैच्छिक कार्य को भूल कहते हैं। समझ लेना, अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज या गलती से किए गए विश्वास के कारण, अज्ञानता की वजह से आपने गलत विश्वास कर लिया, है ना, और फिर कोई आपने कार्य किया, अनैच्छिक कार्य होगा, ऐच्छिक कार्य तो होगा नहीं, वो वॉलंटरी थोड़ी हुआ एक्ट, वो तो इनवॉलंटरी हुआ। तो अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण वे किसी अनैच्छिक कार्य को भी हम भूल कहते हैं। बात स्पष्ट हुई ना आपको? यहां भूल का मतलब केवल मात्र मेमोरी से निकल जाना ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। देखिए, पुलिस वालों ने गुड फेथ में काम किया था, अरेस्ट इसको करना था, कर लिया इसको, दोनों के नाम सेम थे, तो अज्ञानता तो रही कहीं ना कहीं। समझे नहीं समझे? क्योंकि मोहल्ले में पूछा भी उन्होंने और उनको गलत नॉलेज मिली, अज्ञानता। समझ गए ना? अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण हुए किसी अनैच्छिक कार्य को भूल कहते हैं। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गई बात। आगे कह रहे कि ईमानदार और युक्तियुक्त भूल का विधि में वही स्थान है
जो बाल्यावस्था या पागलपन में होता है। सेक्शन 82 और सेक्शन 84 की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। मतलब यदि पूरी ईमानदारी से और जितना आपको सतर्कता बरतनी थी उतनी सतर्कता बरतने के बाद भी आपसे कोई भूल हो जाए, पूरी ईमानदारी और रीजनेबल जितनी आपको सतर्कता चाहिए थी उतनी बरतने के बाद भी भूल का विधि में वही स्थान है जो बाल्यावस्था में 7 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। बचाव मिल जाएगा ना उसको। ऐसे ही सेक्शन 84 में पागल को बचाव मिल जाता है। यदि कार्य करते समय व्यक्ति पागल है और उस पागलपन की वजह से वो अपने कार्य की नेचर और परिणाम को जानने में असमर्थ है तो उसके द्वारा किया गया कार्य उसका है ही नहीं, उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। इसी प्रकार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्ण बचाव दिया गया है विधि में। पूर्ण बचाव का मतलब होगा अगर वो किसी की हत्या भी कर देते तो वो हत्या है ही नहीं, वो एक्ट है मात्र, उसने कोई आपराधिक कार्य किया नहीं, पूर्ण उसको बचाव मिलेगा, है ना। तो कह रही विधि में वही स्थान है जो बाल्यावस्था या पागलपन में होता है। अगर तथ्य की भूल हो जाए तो विधि में उस व्यक्ति को बचाव मिल जाएगा। बात समझे नहीं समझे। 2-3 केस लो है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। आर बनाम प्रिंस का है, आर बनाम प्रिंस का और सुकुरु कविराज वर्सेस एम्परर। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका इन केस लो को, जिसमें आर बनाम प्रिंस को समझ लेते हैं क्या है। आर बनाम प्रिंस में ये होता है कि एक लड़का और लड़की, 2 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। ये क्या करता है कि इसको अपने घर में ले आते हैं, उसके साथ में जो है ना लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है ना। अब इसका बाप, लड़की का बाप आरोप लगाते हैं विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का कि मेरी गार्जियनशिप को ब्रीच करके बाहर निकाल कर लेकर चला गया, ये अपने आप में एक अपराध है, समझ रहे ना। वो बचाव लेता है और कहता है कि साहब मेरा तो जो है ना मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, क्योंकि लड़की देखने से वाकई में 20-22 साल की लग रही थी, जबकि थी वो 16 साल की, 16 की हो या 17 की हो, इतनी उम्र की थी, समझ गए ना। लेकिन अगर युक्त तत्परता बरतता, गुड फेथ को इस्तेमाल करता वो, तो उसकी सही आयु का पता कर सकता था, समझे नहीं समझे। तो उसमें उसको बचाव नहीं। दूसरे हैं सुकुरु कविराज वर्सेस एम्परर। इसमें क्या हुआ था इस मामले में आपको पता होगा। इसमें एक झोला छाप एक वैद होता है सुकुरु कविराज में, और उसने क्या किया कि बवासीर का इलाज करता था वो, और एक व्यक्ति का चाकू से बवासीर का ऑपरेशन कर दिया, अंदरूनी ऑपरेशन कर दिया चाकू से, सादे चाकू से। वो आदमी अत्यधिक जो है ना, नहीं पीड़ा भी और अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से वो मारा जाता है, राइट। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये बचाव लेता है, क्योंकि ये कहते हैं कि साहब मैं पहले भी इस तरह का ऑपरेशन कर चुका। समझ गए नहीं समझ गए, बात समझ आ रही ना आपको। तो क्या सद्भावना पूर्वक कार्य होगा या नहीं होगा, ये नहीं है, समझ गए। डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और साधारण चाकू से ऑपरेशन कर रहा, तो गुड फेथ में तो काम कर ही ना है, तो इसको मिस्टेक को फैक्ट का इन चीज़ों का बचाव नहीं मिलेगा। फिर एक है भाऊ जीवाजी वर्सेज मूलजी दयाल। एक मामला ये आया था 76 के ऊपर बता रहा मैं आपको। इसमें क्या हुआ था, भाऊ जीवाजी वर्सेज मूलजी दयाल में एक व्यक्ति कुछ कपड़ों की गठरी लेकर के जा रहा होता है। पुलिस वालों ने देख लिया उसको, सुबह सुबह का टाइम था, उसको बुला लिया, हाँ भाई किधर, उसने और स्पीड पकड़ ली। जनरली ऐसा ही हमें, पुलिस वाला अगर आपको रोकने की कोशिश करेगा आप भी स्पीड पकड़ लोगे, है ना। हमारे देश में तो पुलिस की स्थिति पता ना आपको किस तरह से, क्या उनकी छाप है हमारे ऊपर, है ना। पुलिस वाला अगर आपकी बाइक की तरफ को चले भी तो भले से सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट, तो भी स्पीड बढ़ा लोगे या रास्ता काट लोगे, सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भी, है ना। तो भाऊजी जीवाजी वर्सेस मूलजी दयाल में ये हुआ था कि पुलिस वाला एक व्यक्ति को रोकता है जिसके हाथ में कपड़ों की पोटली थी, समझ गए नहीं समझ गए। पुलिस वालों ने गुड फेथ में रोका उसको, इसलिए रोका कि कहीं इन कपड़ों का संबंध किसी अपराध से तो नहीं है, समझ गए नहीं समझ गए। और उसको रोका, फिर छोड़ दिया होगा उसका। उसने आरोप लगाए कि साहब मेरे तो फंडामेंटल राइट था, मेरी तो बदनामी होगी मोहल्ले में, समझ गए ना। और विधि बताओ कहाँ लिखी हुई है कि जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया आप फिर भी उसको अरेस्ट कर लो, फिर भी आपने कस्टडी में ले लो उसको, समझ गए नहीं समझ गए। तो सेक्शन 76 का बचाव पुलिस वालों को दे दिया गया था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वाकई में गुड फेथ में काम किया था। उसको पकड़ने के लिए बाउंड बाई ला तो थे नहीं में, समझ गए ना, लेकिन तथ्य की भूल हो गई थी और गुड फेथ में भी काम कर रहे थे में। और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की,
और वो भाग भी लिया, तो इसका मतलब उन्होंने गुड फेथ में काम किया, पुलिस वालों ने कोई अपराध नहीं किया। एक आया था आपका राजा शिवमंगल सिंह वर्सेस पश्चिम बंगाल का मामला। इसमें क्या हुआ था कि वरिष्ठ अधिकारियों की जो पुलिस पेट्रोलियम जो होती है, रात को गश्त लगाते रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक कांस्टेबल ने गोली चला दी, तो वो तो बाउंड बाई लॉ हो गया। अपने अधिक सुपीरियर ऑफिसर की बात मानने के लिए जूनियर ऑफिसर बाउंड बाई लॉ ही होते हैं। एक आदमी मारा जाता है, तो सवाल ये पैदा हुआ कि उस कांस्टेबल को बचाव दिया जाए या ना दिया जाए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस मामले में यही डिसाइड हो पाया था कि कोर्ट ने यही कहा इस मामले में कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अवैध आदेशों का पालन करने पर आपने अपराध कर दिया, और अवैध आदेशों को मानने के लिए आप बाउंड नहीं हो। बात समझ रहे ना? अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अवैध बात का आदेश का पालन करने के लिए बाउंड नहीं हो। समझ गए ना? अगर आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं और आपको पता कि ये काम गलत है और फिर भी आप उसको करे जा रहे हैं, तो भले चाहे आप बाउंड बाई लॉ क्यों ना हो, लेकिन आपने गुड फेथ में काम नहीं किया, इसलिए वो अपराधी माना गया। कांस्टेबल को जो है ना सजा मिलती है फिर यहाँ पे। क्लियर स्थिति है आपको? अच्छा, एक चीज और है, ये जो चैप्टर 4 है आपका साधारण अपवाद वाला, इसमें क्या है कि इस चैप्टर में यदि आप बचाव लेना चाहते हो, सेक्शन 82 का, 83 का, 84 का, 76 से लेकर 106 तक का अगर आप बचाव लेना चाहते हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर होगा। 105 एविडेंस एक्ट की एक सेक्शन है, सेक्शन 105, सेक्शन 105, और सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट यही कहती है कि आईपीसी में दिए गए अपवादों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होता है जो व्यक्ति उनका सहारा लेना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि कार्य करते समय मैं 7 वर्ष से कमाई युवा था, इसलिए मुझे बचाव दे दो क्योंकि सेक्शन 82 के अनुसार मैंने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर है जो बचाव लेना चाहता है। 76 का जो बचाव लेना चाहता है ये पुलिस वाला, क्योंकि इसने तो आरोप लगा दिया कि साहब मेरे तो फंडामेंटल राइट का हनन हुआ और पुलिस वाले ने अपराध कर दिया। समझे नहीं समझे? और ये पुलिस वाला बचाव लेना चाहते हैं यहाँ पर 76 का कि साहब मैं इस कार्य को करने के लिए बाउंड बाई लॉ तो नहीं था, लेकिन तथ्य की भूल के कारण मैं गुड फेथ में ये विश्वास कर बैठा कि मैं इस कार्य को करने के लिए बाउंड बाई लॉ हूं, तो मुझे बचाव दे दो। तो ये साबित करने का भार, ये बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस वाले के ऊपर ही है, यही साबित करे अगर इसको सेक्शन 76 का बचाव लेना। क्लियर हो रही है आपको बात? कोई डाउट? आगे बढ़े। कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें आगे चलते हैं। 77 बात है फिर।